वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन, कि कैबिनेट मिशन ने जो बोला था, उनकी जो रिकमेंडेशन आई थी कि किस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, तो उनकी रिकमेंडेशंस थी क्या 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 उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, सजेशन दिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द सीट्स इन ईच प्रोविंस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज। अब जो सीट्स थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 3 कम्युनिटीज के बीच डिवाइड होने वाली थी। क्यों? ताकि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। वन इज सिख, सेकेंड वन इज मुस्लिम एंड थर्ड वन इज जनरल। सिख में, मुस्लिम्स में और जनरल में डिवाइड होने वाली थी। अब ऐसा नहीं कि तीनों को इक्वल दे दी तो उसमें इक्वलिटी नहीं रहेगी। उनका ये मतलब था कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा सीट्स होंगी, जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी कम सीट्स होंगी। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे थे, सीट्स को अलॉट कर रहे थे कम्युनिटीज़ के बीच। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वर अलॉटेड सीट्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख। अब क्या था, जो भी सीट्स अलॉट होने वाली थी प्रिंसली स्टेट्स को प्लस प्रोविंसेस को, तो वो सीट्स किस रेशियो में अलॉट हो रही थी, कितने नंबर्स में अलॉट हो रही थी, 1:10 लाख के रेशियो में। ठीक है, तो हमारी जो सीट्स थी वो 2 में डिवाइड थी, प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट में। प्रोविंसेस क्या थे? प्रोविंसेस ऐसी जगह थी जहाँ पे ब्रिटिश जो रूल था वो डायरेक्ट था। ठीक है, प्रोविंसेस में ब्रिटिश रूल डायरेक्ट था, जबकि जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पे राजा महाराजा रूल करते थे, वहाँ पे उनका रूल नहीं था। ठीक है, तो ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थी वहाँ पे उनमें और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट में सीट्स अलॉट होने वाली थी। मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय मेथड ऑफ STV, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब जो भी लोग जो सिलेक्ट होके जाने वाले थे, जो कम्युनिटी सेलेक्ट कर रही थी, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव जा रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वोटिंग नहीं हो रही थी। जैसे आजकल के टाइम पे क्या होता है, डायरेक्ट वोटिंग होती है, हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, नहीं, ये वो नहीं कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे कि अपने इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, लीडर्स को नहीं चुना, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना। जैसे इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने तो वो सारे रिप्रेजेंटेटिव आगे जा करके अपने लीडर्स को चुनेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से क्या किया, उन्होंने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना। फॉर एग्जाम्पल 100 की पॉपुलेशन थी, उन्होंने अपने 10 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना। अब वो जो 10 रिप्रेजेंटेटिव गए हैं उनमें से ज़रूरत कितने की है, सिर्फ 4 की और 5 की। तो वो 10 मिल करके आपस में डिसाइड करके अपने 5 या 4 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके का सिस्टम था। और किस बेसिस पे चुना था? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बेसिस पे चुना था। अभी हम थर्ड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो STV के बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। STV होता क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या है, इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है बस कि STV के बेसिस पे उनको इलेक्ट किया गया था। द मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज ऑन द बेसिस ऑफ द कंसल्टेशन। अब ये तो प्रोविंसेस के जो चुने गए थे वो STV के बेसिस पे चुने गए थे। ठीक है, मतलब उनके जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे फिर ऐसा हुआ था। बट जो प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पे राजा महाराजाओं का रूल था, उन्होंने किस तरीके से इलेक्ट किया था? उन्होंने कंसल्टेशन के बेसिस पे इलेक्ट किया था। ना वहाँ पे कोई असेंबली थी लेजिस्लेटिव, ना वहाँ कोई इलेक्शन हुए, कुछ नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ क्या हुआ, उन्होंने कंसल्ट किया कि हाँ किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, और उस बेसिस पर उन्होंने जो अपने मेंबर्स थे वो भेज दिए डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। प्रोविंसेस कितनी थी हमारी? 292 थी, मतलब जो टोटल सीट्स थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसमें से प्रोविंसेस की कितनी सीट्स थी? 292, और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी कितनी थी? 93। ये दोनों जो मिला के मार्कर भी इसी टाइम खराब होता है। 292 और इसकी थी 93, हो गया 5 हमारा, यहाँ आ गया 8 और ये 385। तो 385 सीट्स हो गई थी हमारी, कौन सी? इन दोनों को मिला करके, प्लस 4 सीट्स और थी क्योंकि 389 मेंबर्स थे जब हमारा अनडिवाइडेड इंडिया था, पाकिस्तान और इंडिया में सेपरेट नहीं हुआ था उस टाइम पे। 4 सीट्स किसकी थी? अपॉइंट किए गए थे ये लोग, उनकी थी।
तो ये थी हमारी रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन, किस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बन के तैयार हुई। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब हम देखने वाले कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है, और जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया तो उस बारे में क्या क्या बातें हुई, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, उसके फीचर्स क्या क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मतलब इसको प्रेजेंट किया, कब प्रेजेंट किया, इस बारे में एक बार हम देख लेते हैं। मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू on 13th of December 1946 in the first session of Indian Constituent Assembly। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो किन्होंने प्रेजेंट किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। उन्होंने प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब प्रेजेंट किया था? 13th of December 1946 को, ठीक है। चार्ज टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका काम क्या था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना के पूरा रेडी करना, प्रिपेयर करना, ठीक है। फीचर्स क्या थे? अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसमें क्या क्या बातें कही गई थी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उस बारे में हम देखने जा रहे हैं। इंडिया एंड इंडिपेंडेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इसका, इंडिया एंड इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, कि जो इंडिया होगा हमारा वो कैसे होगा? इंडिपेंडेंट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड वन इज सॉवरेन होगा, कि अपने ही डिसीजन वो खुद लेगा, किसी पर डिपेंड नहीं होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशन, मतलब उसके जो भी है, कोई भी अगर वो डिसीजन लेता है तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर उस पर नहीं होगा इंडिया पे, ठीक है। उसके कैसे डिसीजंस कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे पूरे। एंड रिपब्लिक, और रिपब्लिक होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो सरकार है वो कैसी होगी? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, ठीक है। सेकेंड वन इज इंडिया, यूनियन ऑफ इंडियन स्टेट्स प्लस आउटसाइड पार्ट्स एंड विलिंग वन। अब जो इंडिया है वो यूनियन होगा, यूनियन इन द सेंस कंबाइन होगा, ठीक है। जो इंडिया है उसमें कौन कौन से किससे मिलके बनेगा इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स, जो भी ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर आते थे ना, जितने भी एरियाज, वो सारे तो होंगे ही इंडिपेंडेंट इंडिया में। साथ ही साथ क्या होगा? आउटसाइड पार्ट्स, कुछ आउटसाइड पार्ट, फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं आते थे, जैसे कि गोवा ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं आता था, वो पोर्टुगीज के कंट्रोल में था। ऐसे ही कुछ फ्रेंच ने भी कुछ कॉलोनीज को, मतलब कुछ एरियाज को अपने कंट्रोल में कर रखा था, तो वो जो एरियाज है वो भी इंडिया के अंदर ही इंक्लूड किए जाएंगे। एंड लास्ट वन इज विलिंग वन, और जो कोई बाहर के टेरिटरीज चाहती है इंडिया के साथ क्या करना? कंबाइन हो जाना, ज्वाइन कर लेना इंडिया को, वो भी इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। थर्ड वन इज टेरिटरीज ऑटोनॉमस। अभी जितने भी टेरिटरीज होंगे जो इंडिया की स्टेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे? ऑटोनॉमस होंगे। ऑटोनॉमस इन द सेंस उनकी खुद के सारे डिसीजंस होंगे, कोई भी उन पे क्या होगा? प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि आप इस डिसीजन पे चलो या इस डिसीजन को फॉलो करो आप, ठीक है। उनके इंडिपेंडेंट डिसीजन होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन उनका अलग होगा, वे जैसे रूल्स चाहे बना सकते हैं, जैसा वो चाहे कर सकते हैं। एक्सेप्ट एक चीज़ कि जो यूनियन के पास पावर है उन पावर पे वो कोई भी छेड़खानी या इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ वन इज पावर्स एक्सरसाइज बाय इंडियन पीपल। अब जितनी भी पावर होंगी, जितना भी जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो सब कौन करेगा? इंडियन पीपल करेंगे, भारत के ही लोग करेंगे, ठीक है। फिफ्थ वन इज सेफ गार्ड ऑफ द बैकवर्ड क्लास। सेफ गार्ड होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा सेफ गार्ड ऑफ द बैकवर्ड क्लास, की जो पिछड़ी जातियाँ हैं जैसे कि SC ST, बैकवर्ड क्लासेस, OBCs, उन सबको क्या करेंगे? हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ताकि वो भी आगे आए, और जितने भी जनरल लोग हैं और जितने भी जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, उनके साथ एकदम कदम से कदम मिला के चल सके और उनके इक्वल आ सके, वो उन्हें ऐसा ना लगे कि वो एलिमिनेटेड है, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे नियम कानून निकालेंगे, उनको सेफ गार्ड करेंगे, उनको सेफ रखेंगे। नेक्स्ट वन इज पीपल ऑफ इंडिया गिवन। अब इंडिया के लोगों को कुछ चीज़ें दी गई, कुछ राइट्स दिए गए, वो क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस, जस्टिस का राइट मिला कि तुम्हारे साथ क्या होगा? न्याय किया जाएगा। कैसा न्याय? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सोसाइटी में भी आपके साथ न्याय होगा पूरा, पॉलिटिकली भी, राजनीति के लिए भी आपके साथ क्या होगा? सॉरी, राजनीति के लिए नहीं, राजनीति में भी मतलब पूरे तरीके से आपके साथ क्या किया जाएगा? जस्टिस की जाएगी, और इकोनॉमिक जस्टिस भी आपके साथ की जाएगी। नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी। इक्वालिटी होगी किसकी? अपॉर्चुनिटी की। अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हो, अगर आप किसी चीज़ में, किसी लाइन में जाते हो,
तो वहाँ पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई भी आपको कम या ज़्यादा नहीं मान सकता। नेक्स्ट वन इज बिफोर लॉ, इक्वलिटी और किस चीज़ की थी? लॉ के सामने, कानून के सामने हर कोई इक्वल है, कोई भी अमीर या गरीब, ऊंची जाति या नीची जाति का नहीं होगा। इक्वालिटी होगी लॉ के सामने, कानून के सामने सभी बराबर होंगे। फ्रीडम होगी किस चीज़ की? एक्सप्रेशन की, स्पीच की, बिलीफ की, फेथ की, इन सब चीज़ों की। कि फ्रीडम होगी आपको, आप कुछ भी बोलो, सरकार को क्रिटिसाइज करो, ठीक है, आपको अगर अपने कोई विचार रखने तो वो रखो, आप अपनी एसोसिएशन बनाओ, अगर किसी के खिलाफ बोलना चाहते हो तो वो बोलो, कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो, कोई कार्टून बनाना चाहते हो या कुछ प्रिंट करवाना चाहते हो, आपकी मर्जी है, आप सब कुछ कर सकते हो, आप पूरी तरीके से फ्री हो, ठीक है। बट आपको ये सही सेंस में यूज़ करना है, गलत सेंस में यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये बोला गया कि इंडिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब कि जो उसके लैंड वाले एरियाज हैं या फिर जो उसकी टेरिटरी है, जहाँ तक उसकी लैंड है, वो क्या करेगी, वहाँ तक इंडिपेंडेंट रहेगी। ऐसा नहीं करेगी कि कोई पाबंदी वगैरह नहीं लगाएगी, जैसे कि लैंड के रूट्स पे भी, सी पे भी और एयर के रूट्स पे, ठीक है। लास्ट वन इज प्रमोशन ऑफ द ग्लोबल पीस। और जो इंडिया है वो ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए पूरा अपना योगदान देगी, सपोर्ट करेगी ग्लोबल पीस को, ताकि क्या हो, जो एक भाईचारा है लोगों के बीच, एक शांति है जो हमारे समाज में बनी हुई है, आज तक हमारी दुनिया में बनी हुई है, वो आगे भी ऐसे ही कायम रहे, मेंटेन रहे। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो किसने प्रेजेंट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।